उसको हम कर्म के नियम में रिएक्शन बोलते हैं, पर ऑब्जेक्टिवली बोल सकते हैं कि रिजल्ट होता है। कॉज है तो उसका कोई इफेक्ट होता है। तो अभी अधिकांश रूप से जब व्यक्ति भौतिक स्तर पे प्रगति करना चाहते हैं तो वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही मैं कोई कार्य करूं, एक्शन है और एक्शन से कुछ सफरिंग आने वाला है, कुछ मैं कर्म करने वाला हूं, उससे कुछ सफरिंग आने वाला है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वी कैन, जब मैं एक्शन कर रहा हूं उसके साथ साथ मेरे पास अगर टेक्नोलॉजिकल पावर है तो फिर क्या होगा? नो सफरिंग। तो लोग कई बार सोचते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पावर। पावर का यह उद्देश्य है, शक्ति मुझे इसलिए प्राप्त करनी है कि मैं कर्म करूं पर उसका फल ना आए मुझे। और ये हम देख सकते हैं कई स्तरों पर कि जब व्यक्ति कुछ कार्य करते हैं, अभी हम साधारण रूप से देख सकते हैं, पाश्चात्य देश में तो प्रोवोकेटिव एग्जाम्पल है, पर अभी जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं उसका एक नैसर्गिक प्रभाव होता है कि संतान उत्पत्ति होती है। तो लोगों को भोग चाहिए पर संतान उत्पत्ति नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी से वो एक है तो पहले ही बर्थ कंट्रोल पिल लेके आते हैं या उसके बाद में अबॉर्शन करवाते हैं। अभी ये आई एम नॉट ब्लेमिंग मेन और वुमेन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसमें कैसे है कि इससे क्या हो रहा है, मुझे कर्म करना है पर मुझे कर्म का जो परिणाम होने वाला है वो नहीं चाहिए। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? अभी ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसी उद्देश्य से होती है। इस दुनिया में 3 गुण होते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं 3 गुणों में उसका उपयोग हो सकता है, सत्व, रजस और तमस। टेक्नोलॉजी यह एक तरह से ये एक औजार है, ये एक टूल है। इसका उपयोग अलग अलग चीज़ों से अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो मान लीजिए कहीं प्रदूषण हो गया है, कहीं पानी बहुत कंटैमिनेट हो गया है। अभी हम जब पानी पीते हैं, गर्मी होती है तो एक पीतल के हम कंटेनर में रखते हैं तो उससे ठंडा होता है, उससे शुद्ध भी होता है, ऐसे कहते हैं। वो भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी ही है। और कई जगह पे आजकल जो रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ जगह पे बहुत वो ट्रेडिशनल पद्धतियों से बनाए गए हैं, तो उसमें क्या है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है पर वो एक तरह से सत्वगुणी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम जो समस्या है उसका हल कर सकें। पर टेक्नोलॉजी ऐसे भी हो सकती है जो राजसिक हो सकती है, जो तामसिक हो सकती है। जब कोई अभी न्यूक्लियर पावर से कोई हम इलेक्ट्रिसिटी चला सकते हैं, न्यूक्लियर पावर से हम वेपन्स बना सकते हैं जिससे पूरे प्लैनेट का विनाश हो सके। तो क्या है, एक राजसिक इस्तेमाल हो सकता है, एक तामसिक इस्तेमाल हो सकता है। तो किस लिए हम कर रहे हैं? आयुर्वेदा भी एक टेक्नोलॉजी ही है। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ठीक है, इस प्रकार से कफवात पित्त का कुछ समस्या है तो आप ये दवाई लो, ऐसा खाना मत खाओ, इससे आपका जो स्वास्थ्य है और अच्छा हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी हर जगह पे है। अभी कई बार हम कहते हैं ना, ये एक मॉडर्न साइंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये कैसे है? दिस इटसेल्फ, ये दोनों को हम साथ में जब कर देते हैं सो दिस इज अ मिस्टेक। साइंस ये मॉडर्निटी के पहले भी था, तो ऑल साइंस इज नॉट नेसेसरली मॉडर्न साइंस। आजकल जो प्रभाव हो रहा है दुनिया में वो मॉडर्न साइंस का है। आजकल जो प्रभाव हो रहा है वो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हाँ, अभी एक इंग्लैंड और अमेरिका में एक किताब बेस्ट सेलर बन गया है। विलियम डैलरिम्पल नाम का एक ऑथर है, हिस्टोरियन है, इज क्वाइट सिंपैथेटिक टू इंडिया। उसने द गोल्डन रोड नाम का किताब लिखा है। सेज हाउ एवरीथिंग दैट हैज मेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज कम फ्रॉम इंडिया। ऑफ कोर्स एवरीथिंग नहीं है, वो थोड़ा एग्जैजरेशन है, बट ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत से, और ये वो भारत के आध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत की जो भौतिक चीज़ें, जो भौतिक प्रगति थी उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी ये
ऐसे नहीं, अभी हम जो दिव्य अस्त्र महाभारत रामायण में इस्तेमाल करते हैं वो भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है. सो टेक्नोलॉजी इट सेल्फ इज नॉट बैड. तो एंड टेक्नोलॉजी इज नीदर बैड नॉर इज इट मॉडर्न. टेक्नोलॉजी पहले से हुआ करती थी, साइंस भी पहले से हुआ करता था, पर नाउअडेज इन द पब्लिक माइंड ऐसे हो गया कि लोगों को मन में लगता है कि टेक्नोलॉजी इज इक्वेटेड विद मॉडर्निटी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो टेक्नोलॉजी सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है. तो जो अभी दिव्य अस्त्र है, कोई व्यक्ति दिव्य अस्त्र जो है वह तपस्या करके प्राप्त करता है, तो वो एक तरह से तपस्या करना सात्विक है. पर जब द्रोण जो साधारणतया द्रोणाचार्य जो थे वो आचार्य थे, अर्जुन के गुरु थे, पर जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक समय पे, तो वो साधारण योद्धाओं पे दिव्य अस्त्रों पे आक्रमण करने लग गए, साधारण सैनिकों पे. तो दिव्य अस्त्र एक तरह से ये दैवी है, देवताओं से आए हैं ये, पर जब उसका उपयोग ऐसा हो रहा था वो तामसिक उपयोग है उसका. तो पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वह सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकती है. तो अभी किसी का पेट बिगड़ गया है तो हम दही लेते हैं, से दही से थोड़ा पेट ठीक हो जाता है. यह भी एक प्रिमिटिव स्तर पे टेक्नोलॉजी है, उसको ही हम दही को लेके कुछ टैबलेट्स बना सकते हैं. टैबलेट्स और पोर्टेबल होते हैं, कई और इंग्रेडिएंट्स होंगे. सो टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर, पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो रहा है वह महत्वपूर्ण है. कि एक कॉमन प्रॉब्लम पूरे मानवता के लिए है, वो स्वीकार भले ही करे या ना करे, कि क्या है, जगत में डिस्ट्रेस है, जगत में दुख है. यह एक कॉमन प्रॉब्लम है. और ये डिस्ट्रेस को कैसे हमें हल करना है, इसके लिए अलग अलग विचारधाराएं हैं, और अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग कार्य होते हैं. तो आजकल की विचारधारा क्या है, आजकल की भौतिकवादी विचारधारा क्या है कि हाँ, इस जगत में डिस्ट्रेस है, पर वो डिस्ट्रेस को, अगर दुख है उसको हमें निकालना है, तो वो सोचते हैं कि जिन कार्यों से दुख होता है वो कार्यों से दुख कैसे न हो वो हम ढूंढ के निकालें. तो वो कार्य न करे ये भाव नहीं है. अभी कई बार ऐसा होता है कि लोग शराब पीते हैं, शराब से हैंगओवर होता है, तो वो ये इन्वेस्टिगेशन करे, रिसर्च करे कि कैसे लोगों को शराब से छुड़ाए. उसको ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलता है, पर क्या रिसर्च होता है कि शराब पीने के बाद कोई और ड्रिंक अगर आप लोगे तो आपको हैंगओवर नहीं होगा. तो क्या होता है, उससे आप ये दवाई ले लो, उसके बाद में ये ड्रिंक ले लो, या शराब के पहले आप ये ले लो, शराब के बाद ये ले लो. इतना करना है तो शराब लेना ही क्यों है पहले? तो पहले आपको याद रखना पड़ता है पहले. और ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है कि इसमें अभी क्या होता है, इसमें जो कंपनीज है अगर ऐसे मैन्युफैक्चर के, तो उनको पैसा मिलने वाला है. इसके पहले आप ये ले लो, इसके बाद में ये ले लो, तो शराब के भी पैसा मिलेगा, और शराब के पहले बाद में जो है उसके लिए भी पैसा मिल जाएगा. तो क्या है, दो चीज़ें हैं. इफ एक्शन लीड्स टू डिस्ट्रेस, नाउ वी डोंट वांट डिस्ट्रेस. तो अगर डिस्ट्रेस नहीं चाहिए तो दो सॉल्यूशन है. एक है कि जो एक्शन से डिस्ट्रेस आ रहा है वो उसके लिंक को तोड़ने का प्रयास कर. दूसरा है एक्शन को रोको. तो अभी अधिकांश आजकल का जो तंत्र ज्ञान है वह क्या करता है, जो एक्शन से जो रिजल्ट होने वाला है वो लिंक को तोड़ दे, वो लिंक को तोड़ दे. और जिस हद तक को इस लिंक को हम तोड़ सकते हैं उसको वो प्रोग्रेस कहते हैं. अगेन दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस, पर कोई काफ़ी हद तक ऐसे है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उससे क्या होता है, जो परिणाम आने वाला है वो परिणाम को हम कैसे रोक सकते हैं वह देखो. अभी इससे क्या होता है, जैसे प्रहलाद बताते हैं कि दुख औषधम तदपि दुखम. कभी इस श्लोक को ऐसे बोला जाता है कि
हम किसी दुख के औषधि को ढूंढना ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बताया जाता है। ऐसे नहीं है कि हर जो दुख इस जगत में आ रहा है उसका औषधि ढूंढने से और दुख आने वाला है। अगर वो तामसिक है तो जरूर होगा वैसे, अगर सात्विक है तो जरूरी नहीं ऐसे होने वाला है। अगर मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, उससे उसको दुख हो रहा है और शराब पीना छोड़ देता है, शराब छोड़ने के लिए वो प्रयास करता है वो और छूट जाती होती, तो वो दुख का औषधि है क्या? उससे उसको और दुख होने वाला है? नहीं। यहाँ पे जो दुख औषधम तदपि दुखम जो बताया गया है कि जब हम कोई दुख है वो दुख का हल ढूंढना चाहते हैं, पर किस तरह से ढूंढ रहे हैं? वो हम इस तरह से ढूंढ रहे हैं कि हम उसका जो मूल कारण है, जो मूल बर्ताव है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो एक सुपरफिशियल स्तर पे ठीक है ये कार्य तो हो जाए पर कार्य का कोई परिणाम ना हो, इस तरह से देखते हैं। तो उससे कार्य, उससे जो उसे वास्तव में प्रगति नहीं होती है, उससे वास्तव में कोई कल्याण नहीं होता है। तो अभी ऐसे नहीं था कि प्राचीन काल में पीपल वुड यूनाइट ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है बहुत लोगों के लिए। बट पीपल वुड नॉट स्टॉप प्रोक्रिएशन आफ्टर यूनियन। क्या है कि जब पुरुष स्त्री साथ में आते हैं तो उससे बच्चे होते हैं। इसलिए अगर प्राचीन काल में देखते हैं, बहुत प्राचीन में नहीं, 200-300 साल पहले भी लोगों को काफ़ी बच्चे हुआ करते थे। तो ऑफकोर्स कोई इन्फेंट मोर्टेलिटी भी था पहले कि कई बच्चे जो बचपन में उनकी मृत्यु हो जाती थी। हम देखते शची माता के समय में भी उनके कितने 9 बच्चे पहले थे, उनकी मृत्यु होगी। फिर बाद में विश्वाम्बर विश्वरूप और विश्वाम्बर का जन्म हुआ। तो पॉइंट यह है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें इंटरफियरेंस नहीं था। पर अभी बहुत सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसे हो रहा है कि कैसे हम कार्य करें पर उसका फल हम न भुगतें, वो उसको टू ट्राई टू ब्रेक द लिंक बिटवीन एक्शन एंड रिजल्ट, इसके लिए बहुत प्रयास हो रहा है। अभी आजकल बहुत से लोग बहुत वेट कॉन्शियस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होता है कि कुछ लोग का ऐसा शरीर ऐसा होता है कि उनका वेट आसानी से बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जिह्वा को एक कन्वेयर बेल्ट के समान लेते हैं वो पर फिर भी उनका कभी वेट बढ़ता नहीं है। अभी थोड़ा बहुत फर्क है उसमें। पर क्या है, अभी अगर किसी का वेट बहुत बढ़ रहा है तो थोड़ा हमें खाना रेगुलेट करना है। पर अभी क्या, एक बैरिएट्रिक सर्जरी नाम का सर्जरी है, वो क्या कर देते हैं, वो आपका पेट खोल के पेट को स्टिच कर देते हैं, ताकि क्या होता है, थोड़ा सा खाने पे ही आपको लगता है पेट भर गया है। दे आर ट्राइंग टू ट्रिक नेचर। तो अभी क्या करते हैं, जब हम वो पेट भरा हुआ लगता है तो हम खाएंगे नहीं, पर पेट को पहले ही स्टिच कर दिया तो थोड़ा सा जगह, बहुत सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है वो, पर आई एम सिंपली, तो क्या होता है, दे क्रिएट अ इल्यूजन दैट द स्टमक इज फुल। तो ऐसे मोह से क्रिएट करो कि आपका पेट भर गया है, पर उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम उस सर्जरी में कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी आए तो अभी अमेरिका में कई बार, अमेरिका में पाश्चात्य देशों में जब कोई बैरिएट्रिक सर्जरी करता है उसको तुरंत मैरिज काउंसलिंग करने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार अगर कोई व्यक्ति है जो असंतुष्ट है अपने विवाह में, सोचता है कि अगर मैं आकर्षक हूँ, नाउ आई कैन डू बेटर देन यू, तो अभी मैं आकर्षक बन गया हूँ, मैं सर्जरी कर लिया, अभी मैं इतना, आई एम नॉट सो फैट, सो आई कैन फाइंड अ बेटर पार्टनर। तो ऑलमोस्ट 80% बैरिएट्रिक सर्जरीज आर फॉलोड बाय डिवोर्स। तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका सेहत अच्छा बनाना है, उनको खुद और आकर्षक बनना है ताकि आई कैन फाइंड अ बेटर पार्टनर। तो अभी जिसने भी बैरिएट्रिक सर्जरी सोचा था वो फैमिली ब्रेकडाउन होगा ये सोचा नहीं होगा उन्होंने इसका। अभी ऐसे होना ज़रूरी है, अभी कभी कुछ लोगों को बहुत बीमारी हो सकता है और शायद उस बैरिएट्रिक सर्जरी कर सकते हैं, नॉट इन प्रिंसिपल अगेंस्ट दैट, बट द पॉइंट इज कि इफ यू नॉट एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज, दुख औषधम तद अपि दुखम, कि जो हम दुख के लिए परिणाम दुख से हम छूटने के लिए जो कार्य कर रहे हैं
उससे हम छूट नहीं पाते हैं। ये हम भौतिक स्तर पे भी देख सकते हैं। पर एक्चुअली क्या है कि हर जो एक्शन होता है उसके दो रिजल्ट्स होते हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। और जो एक्सटर्नल रिजल्ट है, एक्सटर्नल रिजल्ट क्या है कि मान लीजिए कोई जानवर को मारता है, कसाई है वो, तो अभी वो जानवरों को मारना ये एक कर्म के दुष्कर्म है, वो उसका कुछ फल मिलने वाला है। पर अंदर से क्या होगा, वो व्यक्ति को कि जो कंपैशन है, सेंसिटिविटी है, जो दूसरों के दुख को समझने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि जो एक्सटर्नल रिजल्ट है, दिस कैन बी डिलेड बाय कर्मा। अभी कर्म, भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। अभी कर्म का फल हम कर्म से और दूर धकेल सकते हैं। क्या मतलब है इसका कि अगर मान लीजिए कोई 10वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या करता है, तो वो गिर जाएगा, उसका हाथ पैर टूट जाएगा, शायद उसका सिर फूट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर कोई 500 मंजिल के 500 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर गया है और वहां से वो आत्महत्या करता है, तो क्या होगा, वो भी गिरने वाला है पर गिरने के लिए समय लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब किसी ने कुछ कर्म किया है, अगर किसी ने कोई अच्छा कर्म किया है, तो उसके अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म के फल में कुछ बफर टाइम और बढ़ जाता है। तो जब होता है तो उससे एक मोह निर्मित होता है कि मुझे फल नहीं मिलने वाला है, मैं फल से छूट गया हूं। पर ऐसे नहीं है। जो गहना कर्मणो गति होता है, कैसे है कि मान लीजिए किसी को पता चलता है कि अरे इस बैंक में 100 करोड़ रुपए आ गए, तो 10 चोर है, सोचते कि हम चोरी करने वाले हैं। 10 चोर चोरी करने का प्रयास, अलग अलग पद्धति से 10 अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग इंडिविजुअल है, उनमें से एक चोर जो यशस्वी होता है, बाकी कुछ कोई और गार्ड आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, यशस्वी नहीं होते। तो अभी ये एक चोर ही यशस्वी क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उसका अच्छा कर्म था पहले से। सो यू नीड गुड कर्मा टू डू बैड कर्मा। तो अगर किसी को बुरा कर्म करना है, किसी भी कर्म, हरे कृष्ण। You need good karma to have a functioning mic also. तो क्या है, कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म भी करना चाहता है कि इस जगत में कुछ भी अगर आपको यशस्वी करना है, तो वो यश प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे कर्म की ज़रूरत होती है। अभी हिटलर जो था, हज़ारों लाखों लोगों को उसने मारा। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 8 to 9 million Jews he killed them. तो अभी हिटलर की जो वाक शक्ति थी बहुत पावरफुल थी उसकी, बट जो तो उसके पूर्व कर्म से वो लीडर बनने वाला था, पर उसका जो अभी जो उसने कर्म किया वो बैड कर्म था, उसके कारण ही बिकेम अ टेरिबल मिसलीडर। द पॉइंट में यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं कि नॉर्मली हम कर्म कहते हैं, कैसे चलता है कि दिस इज़ अ एक्शन, दिस इज़ द रिजल्ट। अगर मैं 10 यूनिट का कर्म किया है तो मुझे 10 यूनिट का रिजल्ट मिलेगा। वे कर्म मैथमेटिकल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि मैथमेटिक्स से हम समझाए, पर हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं
मैं 10 यूनिट का कर्म किया है तो मुझे 10 यूनिट का फल मिलेगा। पर कई बार ऐसे होता है हम 100 यूनिट का कर्म करते हैं और हमको 10 यूनिट का फल मिलता है। कई बार हमें देखा होगा, कभी इतनी मेहनत की पर कुछ हुआ ही नहीं उससे। तो अभी ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ पूर्व कर्म है जिससे -90 आ जाता है। तो अभी हमको ये ऐसे याद रहता है जब हमने बहुत मेहनत की पर कुछ फल आया नहीं। पर अगर हम इफ़ वी आर ट्रूली ऑनेस्ट, कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमने 10 यूनिट का कर्म किया और हमको 100 का फल मिलता है। कभी हम थोड़ी सी पढ़ाई करते किसी एग्ज़ाम के लिए और जो पढ़ाई किया है वही आता है और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं हमको। अभी ऐसे भी होता है, तभी क्या हो गया, पीछे से +90 आ गया। तो अभी जो कर्म है ये मतलब एक्शन से रिजल्ट आते हैं, ये सही है, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ओनली प्रेजेंट एक्शन विल लीड टू द प्रेजेंट रिजल्ट। क्या है? प्रेजेंट एक्शन प्लस पास्ट एक्शन विल लीड टू द रिजल्ट, और यू कैन से प्रेजेंट एक्शन माइनस पास्ट एक्शन। कभी कभी ऐसे होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए हम 100 चीज़ें करते हैं, और जो 101 चीज़ नहीं की है उसके बारे में वो शिकायत करते, उसके बारे में वो निंदा करते। लाइक मतलब मैंने 100 किया और जो मुझे 10 नहीं -10 मिल गया। तो अभी ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पीछे से -110 आ गया है। जो कर्म होता है वो गहना होता है। गहन मतलब वो कैसे कार्य करेगा। कर्म का प्रिंसिपल हमेशा सत्य है, बट हाउ इट विल वर्क वह उसको थोड़ा जटिल होता है वो समझना। तो अभी ये कर्म का प्रिंसिपल तो कैसे कोई बुरा कार्य कर रहा है और बुरा कार्य करके उसको बुरा फल मिलने वाला है। पर अगर मान लीजिए कोई बहुत शक्तिशाली बन गया है, कोई बहुत बड़ा गुंडा बन गया है, तो फिर अभी वो शक्तिशाली गुंडा कैसे बना है? उसका पूर्व कुछ अच्छा कर्म था। अभी कहेगा गुंडा बनने के लिए अच्छा कर्म कैसे लगता है, ये तो बुरा कर्म है। नहीं, वो बहुत से गुंडे होते हैं, सारे गुंडे बड़े नहीं बनते। गुंडों में ही एक आधा गुंडा डॉन बनता है, बाकी सब जैसे डॉन के चेले बन के रहते हैं वो। तो और जो ऑर्डिनरी माफिया में जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको तो बड़ी बेरहमी से कोई भी कभी मार देता है। तो क्या है, तो अभी वो व्यक्ति अगर बहुत यशस्वी बन गया है, इसका मतलब क्या था? उसका पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कर्म था, उसके कारण वो यशस्वी बन गया। शायद वो समाज सेवक भी बन सकता था, उसमें भी यशस्वी हो जाता था। शायद वो कोई राजनीतिक बनता था, उसमें भी यशस्वी हो सकता है। अलग अलग उसके पूर्व कर्म था, इसलिए वो यशस्वी बनने वाला था, पर उसने चुना कि वो गुंडा बनना चाहता है। पर अभी क्या होगा, उसके पूर्व कर्म के कारण वो अभी बहुत शक्तिशाली बन गया है, तो शायद वो कोई गुनाह भी करता है तो पुलिस भी उससे डरती है, तो पुलिस भी कुछ करने को आती नहीं है उसको। तो क्या है, क्या वो कर्म के नियम से बच रहा है? नहीं, उसका पहले का जो कर्म है वो कुछ हद तक, कुछ समय तक बफर रहेगा। और जैसे मैं बताया था कि बहुत ऊंचाई पे कोई आता है और वहाँ से नीचे कूदता है तो वो ज़मीन पे गिरने वाला है, पर कितना ऊंचा गया है उसके अनुसार कितना समय लगेगा उसको गिरने के लिए, उसमें फ़र्क हो सकता है। अभी जब दुर्योधन जब द्रौपदी के साथ गैर व्यवहार करता है, तो अभी इस प्रकार से काम वासना से हो या क्रोध से हो या अहंकार से हो, जो भी ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोग हमेशा होते हैं दुर्भाग्यवश समाज में। पर साधारणतः ऐसे कोई गुनाह करने वाला, दुर्व्यवहार करने वाला है तो क्या होता है, वो व्यक्ति कहीं डार्क लेन या किसी कमरे में वो ज़बरदस्ती करके कोई गवाह नहीं रहे ऐसे। पर अगर मान लीजिए कोई खुल्लम खुल्ला ऐसे कार्य कर रहा है तो दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी फियर ऑफ लॉ, उसको कायदे का कुछ भय ही नहीं। अगर मान लीजिए वो ऐसा कार्य खुल्लम खुल्ला किसी रास्ते पे नहीं करता है, वो पुलिस स्टेशन में जाके या कोर्ट में जाके ऐसे कार्य करता है,
उसका मतलब क्या है? नॉट ओनली ही डज नॉट हैव फियर ऑफ लॉ, द लॉ हैज फियर ऑफ हिम। उसको नियम का, कानून का कुछ डर नहीं है, कानून को उसका डर है। तो अभी ऐसे होगा तो वो व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा लगता है। पर दुर्योधन को भी अपने कर्म का फल मिला, समय लगा उसके लिए। तो क्या होता है, तो जैसे कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पावर प्राप्त करके या फिजिकल पावर प्राप्त करके, वो कोई स्कूल में बुली होगा कोई, वो सब पे दादागिरी करता है, सबको डराता है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता है, तो उसके पास फिजिकल पावर है। तो कोई पॉलिटिकल पावर, फिजिकल पावर प्राप्त करके कुछ बुरा कार्य कर सकता है, और कुछ हद तक उसको कुछ परिणाम नहीं मिलता है, कुछ समय तक। तो उसी तरह से जो कोई पावर प्राप्त करता है, पावर हो सकता है फिजिकल, पावर हो सकता है पॉलिटिकल, तो उसी तरह से पावर हो सकता है टेक्नोलॉजिकल। तो अगर किसी को ये पावर मिला है तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट गुड कर्मा। और उस पावर मिलने से क्या हो सकता है, कभी कभी वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसका फल उसको नहीं मिलेगा, मिलने वाला है, पर ऐसे लगता है कुछ समय के लिए वो उस फल से बच गया है, वो फल को वो टाल रहा है। बट वो जो है हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। जैसे कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, तो मतलब क्या है, किसी के पाप का घड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसको भरने के लिए बहुत समय लग सकता है। तो आप बोलेंगे कितना ये बुरा कर रहा है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है इसको। सबको अपने अपने कर्म का फल मिलेगा। तो ये बाह्य स्तर पे बात कर रहा हूँ। क्या है कि बाह्य स्तर पे क्या है कि जो हम व्यक्ति कार्य करता है उसका फल ज़रूर मिलता है, पर जो भी एक्शन होता है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका एक एक्सटर्नल रिजल्ट होता है। तो इसका एक्सटर्नल रिजल्ट इट डिपेंड्स ऑन कर्मा। कब वो रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, उसमें कर्म का नियम आता है कुछ हद तक, पर साथ साथ उसका एक इंटरनल रिजल्ट होता है। इंटरनल रिजल्ट क्या होता है कि वो मन में वो कंडीशनिंग आ जाता है, मन में उस प्रकार का इम्प्रेशन हो जाता है, और यह जो इम्प्रेशन है इससे कोई नहीं बच सकता है, ये सबको होने वाला है। अगर कोई काम वासना से कुछ कार्य करता है, कोई क्रोध से कुछ कार्य करता है, कोई लोभ से कार्य करता है, तो उसी प्रकार का कार्य करने की प्रवृत्ति उसमें और स्ट्रांग होने वाली है। और जब इस तरह से प्रवृत्ति और बढ़ जाती है उसमें, तो फिर वह क्या कर रहा है, वास्तव में एक तरह से ही इज यूजिंग हिज ओन रोप टू हैंग हिमसेल्फ। खुद की रस्सी से वो खुद को बांध रहा है, खुद को फंसा रहा है। तो अभी क्या है, इस तरह से कोई आई गिव 2 एग्जाम्पल्स। ये मन में कैसे बंधन होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अमेरिका में था, एक भक्त यहाँ पर रह रहा था, तो वो कहते वो इनहेरिटेंस लॉ में थे। अभी इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है कि अगर कोई माता पिता गुजर जाते हैं तो उनका जो पैसा है उनके बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए विल बनाते हैं लोग। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर आर मैनी विलिंग रिलेटिव्स। तो जहाँ पे पैसा होता है अनेक रिश्तेदार वहाँ पे आ जाते हैं, अरे मेरा भी ये पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी कुछ आपको वारिस में कुछ दे दो मुझे। तो क्या होता है कि अभी माता पिता के पास बहुत पैसा हो सकता है और वो चाहते हैं कि सारा पैसा हमारे बच्चों के पास ही जाए, पर फिर भी वो अगर देखते हैं कि मेरे बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि सारा पैसा एक साथ में उनको नहीं देना चाहता। सी एक्चुअली टू हैव गुड पास्ट कर्मा एंड बैड प्रेजेंट कर्मा, दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। वर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि क्या है कि मैं जो भक्ति में आने के पहले था कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था,
और क्या था, अभी बहुत लोगों को गुस्सा आता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सा जब आता है तो इतने वो आग बबूले होते कुछ बोल ही नहीं पाते, या कुछ लोग ऐसे चीखते हैं चिल्लाते हैं पर कुछ बोलते ही नहीं है, तो क्या बोलना है समझ में नहीं आता है। पर क्या था मेरे लिए, आई हैड अ बैड टेम्पर एंड गुड वोकैबुलरी। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो गुस्सा आता है और मेरे शब्दों की जो क्षमता थी उससे मैं इस तरह से लोग सार्केस्टिकली बात करता था, ऐसे से इंसल्ट करता था कि क्या है वो जिंदगी भर लोगों को याद रहता था। तो अभी मेरा अच्छा वोकैबुलरी है, दैट इज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पास्ट गुड कर्मा। पर अभी अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट बैड कर्मा। तो प्रेजेंट बैड कर्मा एंड पास्ट गुड कर्मा, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो क्या होता है, उससे जो व्यक्ति बुरा कार्य करना चाह रहा है उसको करने में सुविधा मिल जाती है। तो जैसे भागवत में बताया कि महाराज वेन के बारे में, जो अंगराजे पुत्र थे, अभी पूर्व कुछ अच्छा कर रहा था, इसके कारण वो राजकुमार बने, पर अभी प्रेजेंट प्रवृत्ति क्या थी, बड़ी क्रूर प्रवृत्ति थी। तो एक साधारण कोई गरीब बच्चा होगा, वो क्रूर होगा, वो कितना कुछ परेशान किसी को कर सकता है, थोड़ा बहुत करेगा किसी को। पर कोई राजकुमार होगा, वह अगर क्रूर होगा, वो अगर बेरहम होगा, तो वो दूसरों पर कितना दुख कर सकता है, कितना अत्याचार कर सकता है। तो प्रेजेंट बैड कर्मा और पास्ट गुड कर्मा, ये एक तरह से बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर हम देखेंगे, ये आई कम टू दिस ग्राफ टुवर्ड द एंड, बट प्रेजेंट कर्मा और पास्ट कर्मा, इसमें एक साइड में पॉजिटिव है और एक साइड में नेगेटिव है। तो अगर प्रेजेंट कर्मा नेगेटिव है, पास्ट कर्मा भी नेगेटिव है, तो इज बैड बट पावरलेस। और बुरा व्यक्ति है पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पूर्व कर्म ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा कुछ शक्ति नहीं उसके पास कुछ करने के लिए। किसी को बहुत गुस्सा आता है, पर क्या कहते हैं वो, हम इज़ अ वेरी वो कमज़ोर व्यक्ति है, शरीर में कुछ शक्ति नहीं है, बोलने कुछ शक्ति नहीं है, कुछ अच्छे मित्र नहीं है, गुस्सा भी आएगा तो क्या करने वाला है, वो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। वो तो बुरा है पर वो ज़्यादा उसको पावर नहीं है, बट मोस्टली पावरलेस, पूरा पावरलेस नहीं है। पर अगर प्रेजेंट कर्मा अच्छा है, पूर्व कर्मा बुरा है, तो फिर क्या है, इट इज डिस्ट्रेस बट ऑस्पिशियस। क्या है कि अभी उसमें दुख है उसके जीवन में अभी, पर क्या है, उसका भविष्य अच्छा है कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वह अभी भुगत रहा है, पर वो पूर्व जन्म कितना भी बुरा कर्म हो वो इनफाइनाइट नहीं है, वो खत्म होने वाला है। और अगर अच्छे कर्म भी कर रहा है तो भविष्य उसका उज्जवल है। तो अगर पास्ट कर्मा पॉजिटिव है, प्रेजेंट कर्मा नेगेटिव है, तो क्या है, ही मे सीम टू बी सेफ बट डेडली फ्यूचर है उसका। ऐसे लगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो उसको लगता है कि मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है, तो वो अभी सेफ है क्योंकि पूर्व कर्म से वो सुरक्षित है अभी। पर उसको क्या हो रहा है, अगर वो बुरा कर्म भी वो कर रहा है तो उसको बहुत समस्या होने वाली है। द बेस्ट अभी क्या है, किसी का प्रेजेंट कर्म अच्छा है और उसका पास्ट कर्म भी अच्छा है। तो क्या है बेस्ट, मतलब क्या है उसका, वो इज हैप्पी नाउ एंड हैप्पी इन द फ्यूचर। तो अभी पूरी तरह से कोई भी हैप्पी नहीं होता है जगत में, कितना भी अच्छा कर्म हो, सब बूढ़े होने वाले हैं, सबकी मृत्यु होने वाली है। पर अलग अलग लोग बूढ़े होते हैं, पर लाइक कुछ लोग होते हैं यू हैव एज्ड वेल, मतलब कोई बूढ़ा होता है, पर क्या होता है वो व्यक्ति बूढ़ा भी हुआ है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका शरीर भी ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आता है उसको। समटाइम्स पीपल लुक ऑल्सो, सम ओल्ड पीपल they still look very dignified. Some old people they look like fossils. तो जो वृद्ध होते हैं उनमें भी फर्क होता है। तो एक तरह से दुख सब में आने वाला है। तो अभी क्या है इसमें
जो अगर प्रेजेंट कर्मा बुरा है और पास्ट कर्मा अच्छा है तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे कि ये इन्वेस्टमेंट में होता है, ये जो भक्त है। तो अभी आई कम टू दैट एग्जाम्पल लिटिल लेटर, पर एक और एग्जाम्पल कि आई मेट वन डिवोटी इन अमेरिका, डेनवर में मिला था। क्या है कि बोला कि ही गॉट इनटू रियली बैड ड्रग्स। वो जब कॉलेज में थे तो वो थोड़ा ड्रग्स से परिचय हो गया उनका। कुछ स्टेट्स हैं अमेरिका में, वहाँ पे एक्चुअली ड्रग्स लीगली अलाउड है, फ्री। कुछ नॉट ऑल ड्रग्स, हेरोइन कोकेन वगैरह अलाउड नहीं है, बट LSD या मैरिजुआना वगैरह कुछ जो है वो अलाउड है। तो वो ड्रग्स लेने लग गया और तभी क्या हो गया, वो उसका पढ़ाई ख़राब होने लग गया और तो डिस्ट्रैक्ट होने लग गया। तो माता पिता ने उसको चेतावनी दी उसको कि वी वोंट सपोर्ट यू। जनरली पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते वहाँ पे। वो अमेरिका में कैसे होता है कि स्कूल एजुकेशन फ्री है सबके लिए, सरकारी देता है। और कॉलेज एजुकेशन के लिए अगर माता पिता जिम्मेदार है तो माता पिता उसके लिए कॉलेज फंड के लिए कुछ रखते हैं। नहीं तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो कॉलेज में स्टडीज़ कर रहे हैं साथ साथ कुछ जॉब भी कर लेते हैं वो, और थोड़ा पैसा कमा लेते हैं उससे। तो पेरेंट्स ने बताया कि वी वोंट सपोर्ट यू एनी मोर इफ़ यू डोंट गिव अप दिस ड्रग्स। तो तभी उसकी दादी गुजर गई और दादी ने सारी संपत्ति इसके नाम कर दी। और बोला दैट रूइंड मी कंप्लीटली। तो क्या हो गया उसके कारण, अभी इसका ड्रग्स करने का आदत था और पैसा भी आ गया। बोला कि दैट वाज एक्चुअली द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी। तो फॉर्चुनेटली बाद में भक्तों के बीच में आ गया और फिर धीरे धीरे वो ड्रग्स को छोड़ पाया। पर जो है प्रेजेंट बैड कर्मा, पास्ट गुड कर्मा, नहीं, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जो भक्त है, जो इनहेरिटेंस लॉ में होते हैं, तो क्या बोलते हैं कि माता पिता चाहते हैं कि हमारा सारा पैसा बच्चों के पास ही जाए, पर अब बच्चे अगर गैर जिम्मेदार है तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि तुमको ये पैसा मिलेगा पर रेगुलेटेड क्वांटिटी में, से हर महीने तुमको इतना ही पैसा मिलेगा, या हर 6 महीने में तुमको इतना पैसा मिलेगा, हर साल में इतना पैसा मिलेगा। और वो जनरस होता है, अच्छी तरह से बच्चे जी सकते हैं। पर जब माता पिता गुजर जाते हैं तो उसके बाद में ये बच्चे क्या करते हैं, वो अपने माता पिता का विल को कोर्ट में कॉन्टेस्ट करते हैं और वो एविडेंस देते हैं कि जब ये पिताजी ने या माँ ने विल लिखा तभी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, और उससे वो विल को ब्रेक करते हैं और फिर खुद के फ्यूचर को ब्रेक करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात होती। तो ये जो भक्त है वो बोल रहे कि उनका स्पेशलाइजेशन है कि वो ऐसा विल बनाए कि कभी कोई ब्रेक न कर सके उस विल को। तो मैं बोला इज दैट सच अ बिग नीड। वो बोला बड़ा प्रोफेशन है ये एक, कि ऐसे विल बनाए कि कोई ब्रेक न कर सके उस विल को। तो क्या है कि यहाँ पे मैं कहने का अर्थ क्या बता रहा हूँ कि जो हमारे मन में प्रवृत्तियाँ होती है वो सब में होती है, पर अगर किसी के मन में कोई बुरी प्रवृत्तियाँ है, और कुछ हद तक सब में होती है, वो जो मन में बुरी प्रवृत्तियाँ होती है, अगर बाह्य रूप से वो प्रवृत्तियों पे कार्य करने की सुविधा किसी को मिल जाती है तो दैट इज़ अ डेडली थिंग। तो जो मन में जो हमारा बंधन होता है वो वास्तव में कभी कभी दिखता नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसको, पर सबको वो कार्य, सबको उससे परिणाम होता है। अभी कुछ लोग शराब पीते हैं, वो शराब पीने की कंपटीशन लेते हैं, कौन ज़्यादा पिएगा, और बोलता है कि अरे मैं तो 2, 3, 4, 5 बॉटल पीता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद में मैं कार ड्राइविंग कर सकता हूँ। आप कर सकते हो कार ड्राइविंग, पर आप जब कार ड्राइविंग करें बाकी कोई उस समय कार ड्राइविंग कर सकता है कि नहीं। तो पॉइंट ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा शराब पीते हैं और उनको तुरंत हेडेक आता है या हैंगओवर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं इतना शराब पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। वो क्या है, वो पूर्व कर्म से थोड़ा उनका विथस्टैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं अरे मैं तो रोज़ स्वीट्स खाता हूँ, मुझे कुछ डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है, पर इसका मतलब है नहीं है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो पॉइंट यह है, कभी कभी जब कोई बुरा कार्य कर रहा है उससे जो परिणाम होता है वो शायद नहीं आएगा,
पर जो बुरे कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, अगर वो मन में है तो जैसे ही मौका मिल जाएगा वो वैसा कार्य कर लेगा। तो इसीलिए वेदर अ पर्सन इज सफरिंग एक्सटर्नली, तो जब हमको किसी का कैरेक्टर, किसी और का नहीं, खुद का कैरेक्टर एसेस करना है हमको। मुझे एक भक्त बोले, मुझे एक बहुत सीरियस सवाल पूछना है आपको। ठीक है, बोले अगर मैं किसी और का अपमान करता हूँ और उसको समझ में नहीं आता है कि उसका अपमान हुआ है, तो क्या मुझे वो अपमान करने का कर्म मिलेगा? तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको कर्म के नियम के बारे में पता है तो क्यों किसी को इंसल्ट करना है? तो वास्तव में क्या है कि महाभारत में बताया है कि जो एक्शन होता है सही या गलत, उसका 3 स्तर पे इवैल्यूएशन होता है। क्या हमारा एक्शन था, क्या कंटेंट था, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस था, क्या उसका परिणाम था, और क्या उसके पीछे इंटेंट था। हमने क्या किया, हम क्या करना चाहते थे, और क्या वास्तव में परिणाम हुआ। तो मान लीजिए कोई बैंक में चोरी करने जाता है और वो चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, मतलब चोरी करके भाग रहा है तभी पकड़ा जाता है। कोई चोरी करने जाता है और जब चोरी करने जाता है वो बैंक में ट्रेजरी तक पहुंचने के पहले उसको पकड़ा जाता है। मैं तो चोरी की नहीं, पर तुम चोरी करने गए थे, तो कॉन्सिक्वेंस नहीं आया है पर कंटेंट फिर भी था। तो क्या होता है कि अभी राइट और रॉन्ग जो है ना, कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है, ये तीनों फैक्टर से फैसला होता है। अगर कॉन्सिक्वेंस हो गया है, और अभी अधिकांश जगत में शराब पीना इलीगल नहीं है, पर शराब पी के ड्राइविंग करना ये इलीगल है। ये बहुत जगह पे इलीगल है, और क्या है, सारे विश्व में लगभग इलीगल है। और जो लोगों को शराब पीने की भी इच्छा होती है, उनमें भी कुछ हद तक सद्बुद्धि होती है। अगर कुछ उसको सद्बुद्धि कह सकते हैं, जो भी कहना है, कुछ बुद्धि होती है। मान लीजिए अगर 6-7 मित्र किसी पार्टी में जा रहे हैं, शराब पीने वाले होते, तो वो 6-7 मित्र पहले से फैसला कर लेते, आज की पार्टी तुम्हारे तपस्या का दिन है। ये क्या है, तुम हमको ड्राइव करने वाले हो, तुम ड्राइव करके वापस लेने वाले हो, तो तुमको शराब नहीं पीना चाहिए। आज की पार्टी में तुम तपस्या करो, अगले की पार्टी में मैं तपस्या करूँगा। तो अभी वो शराब पी रहे हैं, वो हम कह सकते हैं उसमें कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, पर वो शराब पी के ड्राइविंग नहीं करना है, उतनी तो सद्बुद्धि है उनमें। तो अगर मान लीजिए कोई शराब पी के ड्राइविंग करता है, और फिर शराब से क्या होता है, बेसिकली बहुत चीज़ें होती है, पर एक है कि व्यक्ति का जो इम्पल्स कंट्रोल होता है वो बहुत लो हो जाता है। गुस्सा आ जाता है तो तुरंत उसका हाथ उठ जाएगा। तो अभी मान लीजिए वो ड्राइविंग कर रहा है और कोई बीच में आ गया और गाड़ी उनको किसी को मार दिया, उन्हें बेहोश हो गया, उनकी मृत्यु हो गया, तो अभी ये एक्सीडेंट कह सकते हैं। पर अगर वो शराब पी के कर रहे हैं तो वो कॉन्सिक्वेंस हो गया है, तो वो बहुत गंभीर होगा। अगर मान लीजिए शराब पी के ड्राइव कर रहे हैं और कोई एक्सीडेंट नहीं होता, किसी को मारते नहीं है, फिर भी उनको पकड़ते हैं वो, तो क्या होगा, वो भी क्राइम होता है। तो आपके खिलाफ कोई स्ट्राइक हो जाएगा, अगर 2-3 बार हो जाएगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। तो उसमें क्या है, कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ है। एक है कि शराब पी के ड्राइव कर रहे हैं और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है। आप शराब पी के ड्राइव कर रहे हैं, कंटेंट भी है, वो भी गलत है, उसका भी परिणाम होगा। अभी इंटेंट होगा, मान लीजिए कोई तरीके से बहुत शराब पिया है, और क्या होता है, कई बार ऐसे लोग शराब पीते हैं और कुछ लोगों तो इतना तो बुद्धि होती है कि शराब में ज़्यादा पी लिया है। तो कोई लोग बोलते हैं कि यार वो शराब पीते हैं, तो वही जो बार टेंडर या बार में कोई, कैन यू कॉल अ कैब फॉर मी, आई डोंट थिंक आई कैन ड्राइव नाउ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। या पर कभी कोई जो बार टेंडर होता है जो शराब देने, सर मैं आपके लिए कैब बुला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव, ला थोड़ी होता है क्यों यार। तो वो परवाह नहीं करते। तो मान लीजिए वो आते हैं बाहर खुद कार ड्राइव करने के लिए,
और जब कार ड्राइव करने के लिए आता है तभी कोई वो बारटेंडर किसी पुलिस को बोलता है ये ही इज़ ड्रंक एंड ही इज़ ट्राइंग टू ड्राइव, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो अभी क्या ये गुनाह है? वो गुनाह नहीं होगा हम कह सकते, पर फिर भी वो डॉक्टर बोलेगा नो, पुलिस बोलेगा यू कैन नॉट ड्राइव, यू नो वी विल टेक अवे योर कार कीज और वी विल टेक यू, विल पुट यू इन, आपको किसी टैक्सी में डाल देंगे। तो इंटेंट भी होगा तो भी वो बुरा है। ये आई एम नॉट टॉकिंग एट द लेवल ऑफ कर्मा, आई एम टॉकिंग एट इवन लेवल ऑफ कॉमन सेंस। जो हम कार्य करते हैं वो अगर कोई बुरा कार्य करना चाहता है, बुरा कार्य करता है और बुरा कार्य करने से बुरा फल होता है, तो क्या है, एक तरह से तीनों में रिएक्शंस है, बट वो रिएक्शन है एक तरह से इंटेंट के लिए लीस्ट होगा, कंटेंट के लिए मोर होगा, और कॉन्सिक्वेंस हो गया तो मोस्ट आता है। वो जो रिएक्शन होता है, जो अगर कार्य करता है तो उसका रिएक्शन और बढ़ जाता है। सो द लास्ट पॉइंट आई वाज गोइंग टू मेक हियर कि जैसे बता रहा था कि जो अगर किसी के मन में संस्कार हो गए हैं, मन में इम्प्रेशंस हो गए हैं, ऐसे कोई बार बार गुस्सा करता है, कोई बार बार काम वासना का भोग करता है, कोई बार ईर्ष्या करता है, पर शायद अभी एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसे नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा परिणाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा आता है एंड इट डजंट इवन ट्राई टू कंट्रोल द एंगर, गुस्सा जब आता है नियंत्रण करने का प्रयास भी नहीं करता है, पर क्या है अभी वो व्यक्ति के पास कुछ ज़्यादा शक्ति नहीं है, तो गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, उससे कुछ होता नहीं है। पर मान लीजिए वो व्यक्ति वो गुस्से पे नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रहा है, और एक दिन मान लीजिए किसी के घर में गए हैं और उसके घर में मान लीजिए गन है, और इस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, वो गन उठा लेता है और ठक किसी को बोलते मैं कभी ऐसे करने ही वाला नहीं था, पर कर दिया तुमने। वो कैसे कर दिया? क्योंकि क्या था, वो जो है इंटरनल टेंडेंसी होता है और एक्सटर्नल एक्शन होता है, और इसको एक्टिविटी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि जो व्हेन समबडी डज अ बैड एक्शन, बुरा कार्य करता है, तो हर बुरे कार्य से वो इंटरनल टेंडेंसी बढ़ रहा है। शायद वो इंटरनल टेंडेंसी एक्सटर्नल एक्शन में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, पर अगर बाहर से कोई उसको सुविधा मिल जाती है, अब इसको वो अपॉर्चुनिटी या सुविधा मिल जाती है, तो फिर तभी वो व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या वो ज़रूर उसका उस तरह से कार्य कर देगा? इट डिपेंड्स, उसका व्यक्ति का संस्कृति क्या है, उस व्यक्ति का विवेक बुद्धि क्या है। पर अगर ये जो कर्म जो मन के स्तर पर हो रहा है, कर्म का फल, अगर उसको हम टाल नहीं रहे, उसको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जब उसको सुविधा मिल जाती है तो वो बहुत बुरा कार्य कर सकता है। दैट्स वाई हमारे चाणक्य पंडित भी कहते हैं, बाइबल में भी आता है कि अ पर्सन्स कैरेक्टर इज टेस्टेड नॉट जस्ट इन एडवर्सिटी बट ऑल्सो इन प्रॉस्पेरिटी। जब व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है तो उसका चरित्र दिखता है, किस तरह से क्या टूट जाता है या वो प्रयास करते रहता है, उसका चरित्र बहुत डिटरमिन्ड है, फर्म है, टफ है। वो चरित्र एडवर्सिटी में दिखता है, पर वो चरित्र उससे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में दिखता है। क्योंकि क्या है, प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है, अगर उसमें कोई बुरी प्रवृत्तियाँ है तभी उसको वो कार्य करने के लिए उसको मौका मिल जाता है, क्या तभी वो वैसा कार्य कर देगा। और वो अभी हम हमेशा देखते हैं कि अरे मेरे जीवन में ये विपत्ति आ गई, वो विपत्ति आ गई, और ऐसे क्यों आया, वो कब ख़त्म होगा। वो सही है, किसी नोबडी वांट्स अनहैप्पीनेस इन लाइफ, पर जब हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आएगी तो आर वी रेडी फॉर दैट प्रॉस्पेरिटी। प्रभुपाद जी एक बार कहा था अपने शिष्यों से, जीबीसी में कहा था कि कृष्ण आपको पूरा जगत 18 दिन में दे सकते, पर क्या आप ये जगत लेने के लिए तैयार हो? जैसे कृष्ण ने पांडवों को 18 दिन में दे दिया, तो क्या आगे हमें, अगर बहुत से लोग, अभी देवकिंदन प्रभु बता रहे थे कितना बड़ा विजन है उनका, तो अगर हज़ारों की मात्रा में लोग भक्त बन गए और वो सेवा में लगना चाहते हैं, जो हम बोलते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो डू वी हैव द मैच्योरिटी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे
तो उससे क्या हमारा अहंकार बढ़ जाएगा? क्या जब लोग हमारी बात मानने लगेंगे तो क्या हम हमारा पावर अब्यूज़ करेंगे? क्या हम ऐसे नहीं करेंगे? तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको ऐसे लगता है कि बाहर से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है और उसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सत्य हो सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, पर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो इंटरनल प्यूरिटी है वो भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी से कुछ कंस्ट्रक्टिव होने जगह पे वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, सकारात्मक की जगह पे नकारात्मक हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में एक तरह से है एक्सटर्नल सर्विस होता है और इंटरनल रिमेम्बरेंस होता है। तो सर्विस से हम सेवा करते रहेंगे तो उससे धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। अगर हम जिम्मेदारी से सेवा कर रहे हैं तो क्या होगा, वरिष्ठ भक्त देखेंगे और हमको सुविधा ज़रूर दे देंगे, पर हमारे अंदर से जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो उससे प्यूरिटी आता है, और जब ये प्यूरिटी आता है, जब अंदर से शुद्धिकरण आता है, तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको हम अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो जो हम कर्मात्मकमेन शरीर बद्धा जो बताता था, एवं मन कर्मवशम प्रयुक्त जो आज पढ़ रहे थे, वो हमारे मन के वश में आकर जो बाहर की सुविधा मिली है उसका हम शायद जानबूझ के नहीं होगा पर अनजाने में भी उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए अवर डिज़ायर, वी कैन ऑलवेज सीक अपॉर्चुनिटी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्योरिटी। हमें अंदर से प्योरिटी चाहिए और बाहर से अपॉर्चुनिटी चाहिए। विल टॉक अबाउट मोर about this in tomorrow. The last session will take in this direction. I'll summarize. आज हमने 4 पॉइंट्स में लिए चर्चा की आज, किस तरह से ये जो मेनली वे टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ कर्मा, और वो एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल। यहाँ पे हम चर्चा की किस तरह से आजकल से जो प्रोग्रेस जो बोलते हैं, प्रोग्रेस का खास करके टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, उसका मतलब क्या है कि जो एक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिंक को ब्रेक करना। पर जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो होता है उसमें क्या है, उसमें हम वो एक्शन को रोकने का प्रयास करते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, टेक्नोलॉजी भी सत्व, रजस और तमस में हो सकती है। जो तमस में जो खासकर टेक्नोलॉजी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो हम एक्शन को ही एक्शन करें पर उसका परिणाम ना आए। जैसे शराब तो पीना है पर ऐसा कोई सब्सटेंस पी ले जिससे शराब का बुरा परिणाम नहीं होगा। तो उस तरह से अलग अलग हमने देखे उदाहरण इसके लिए। और फिर क्या इसमें कोई ऐसे कर सकता है वास्तव में, कोई एक्शन करे और रिजल्ट को न लाए? इज़ दैट पॉसिबल? तो ये टेम्पररीली पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? हम देखा कि किसी के पास पावर आता है, वो पावर फिजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, या वो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है। और ये जो पावर आता है तो क्या हो रहा है वास्तव में, उससे जो प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट एक्शन से जो प्रेजेंट रिजल्ट आने वाला है, पर क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट एक्शन -100 है पर किसी के पास जो पास्ट एक्शन है वो +100 है, तो क्या होगा उसको लगेगा मैंने एक्शन किया है बट 0 रिजल्ट आ गया, तो चला गया ये। तो कुछ हद तक ऐसे लग सकता है कि कोई कार्य कर रहा है पर उससे फल उसको नहीं मिल रहा है। पावर चला गया। तो उसके बाद में हमने देखा कि सबसे डेडली कॉम्बिनेशन क्या है, कि हमें 4 क्वाड्रेंट्स देखे कि अगर पॉजिटिव प्रेजेंट कर्मा एंड पॉजिटिव पास्ट कर्मा, तो उसके अनुसार सबसे डेडली कॉम्बिनेशन क्या है कि पॉजिटिव पास्ट कर्मा एंड नेगेटिव प्रेजेंट कर्मा। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को लगेगा कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है और उससे वो बुरा कार्य करते रहेगा,
पर बाद में जो फल आएगा वो बहुत सारे कर्मों का फल आने वाला है। और इसलिए जब हम व्हेन वी वांट टू ग्रो, हम चाहते हैं कि हम जब भौतिक जगत में हो या भक्ति में हो, हम जब ग्रो करना चाहते हैं तो वी ऑलवेज थिंक मुझे बाहर से एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए मुझे, और पर उसके साथ साथ मुझे हमको इंटरनली जो है प्यूरिटी भी ज़रूरी है। तो बाहर से अगर सर्विस से हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है पर अंदर से रिमेम्बरेंस नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, तो क्या होगा, हमें सेवा करने की सुविधा मिलेगी पर सेवा का भाव अंदर से नहीं रहेगा, और फिर जो सुविधा मिलेगी उसका शायद हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वी कैन सीक सर्विस बट वी ऑल्सो ट्राई टू कल्टिवेट रिमेम्बरेंस, और उससे हम सकारात्मक रूप से जो है वी कैन ट्रांसफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। So we'll have question answers tomorrow, or okay, one question now. हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। ये पूछना था कि जैसे नेचुरली ये कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि पास्ट किसी का गुड़ कर्मा है तो अभी भी व्यक्ति अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि पास्ट गुड़ कर्मा है लेकिन अभी बहुत बदमाश? क्या होता है कि जो पास्ट अगर कर्म अच्छे है तो अभी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कैसे है कि ये जो कर्म काफ़ी समय से है, तो पास्ट मतलब क्या, पास्ट 1 लाइफ, पास्ट 2 लाइफ्स, पास्ट 5 लाइफ्स, पास्ट 100 लाइफ्स, वी डोंट नो। तो उसमें आई थिंक किसी का भी ऐसा जो होता है पास्ट, वो सबका पास्ट एक मिक्स्ड बैग ही होता है। बहुत कम ऐसे लगते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका पास्ट पूरा शुद्ध ही होगा। तो ऐसे हो सकता है कि पिछले 3-4 जन्म पहले से जो कर्म किए हैं उसका अच्छा परिणाम उनको अभी मिल रहा है, पर पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं उससे बुरा परिणाम मिल रहा है। तो इट्स कॉम्प्लेक्स। वे हम अजामिल का प्रसंग देखते हैं, तो अजामिल ने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसके कारण उसका एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, वो एक सुशील प्रवृत्ति सुशील संस्कृति में रह रहा था अधिकांश रूप से। हम कह सकते हैं कि वो जब बाहर गया था वो कोई भोग करने के लिए भी नहीं गया था, वो तो सेवा के लिए ही गया था, अपने गुरु अपने पिताजी की सेवा के लिए। तभी जो दृश्य उसने देख लिया, वो जो दृश्य था वो एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, वो शायद पूर्व कर्म पहले का कुछ नकारात्मक कर्म हो सकता है, उससे कह सकते हैं। तो अभी कैसे कर साधारणतया हम कहते हैं कि कोई मिजरी आता है, कोई दुख आता है, तो उसको हम पूर्व जन्म का बुरा कर्म कहते हैं। बट एक्चुअली ट्रिब्यूलेशन, सो ट्रिब्यूलेशन इज डिस्ट्रेस और एडवर्सिटी, ट्रिब्यूलेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम पास्ट कर्मा, टेम्पटेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम पास्ट कर्मा। किसी के जीवन में टेम्पटेशन आ जाता है। मेरे एक मित्र DRDO में हैं, तो उनके बहुत क्लोज मित्र थे वो, तो वो क्या हो गया, he was young, marriageable age, तो he started dating somebody on Facebook, और वो जो लड़की थी उसको बहुत बोलते कि वो बोले मैं भी, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, तुमने क्या क्या किया है, कैसे किया है, मुझे बताओ, और बहुत क्यूरियोसिटी दिखाई। और वो क्या हो गया, तो वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और रोमांटिक इंटरेस्ट, ये दोनों बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो गया इसने कि उसको लगा कि ये और तो उससे क्या हो गया, उसने DRDO के काफ़ी सीक्रेट्स उसको दे दिए, और बाद में पता चला कि वो एक पाकिस्तानी लड़की थी और उसको हनी ट्रैप हो गया। ये उसको हनी ट्रैप मतलब क्या है, जैसे बेसिकली वो कहते हैं कि किसी देश के सिक्योरिटी एजेंट को आप स्त्री के माध्यम से ट्रैप कर लेते हैं। तो अभी वो अच्छा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, पर पूरा वो यंग मैन था, पूरा डिसग्रेस हो गया वो। और DRDO में वो अभी बोले थे कि अभी तब से अभी किसी को भी वो सोशल मीडिया अलाउ नहीं है, बोलते अब उसके अंदर जाओगे तो आपको एक सेपरेट मोबाइल होगा। उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स बहुत रैम्प अप कर लिए, बोले कि आपका सारा जो, अदर यू डोंट हैव सोशल मीडिया, इफ़ यू वांट टू हैव, वी विल बी वॉचिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, आप क्या कर रहे हैं। तो बोले बहुत से लोग बोलते आपको चाहिए ही नहीं सोशल, छोड़ दो अभी आप। सो अभी क्या है ये you could say it's unfortunate, he was a talented boy, he was successful in his field, but अभी वो टेम्पटेशन आ गया। अभी वो मुझे बताया था कि वो ये सब वो भक्ति में आने के पहले हो गया था। बोले थे वो दैट गर्ल कुड हैव टेम्प्टेड मी, एंड जो इस तरह से हुआ, आई माइट हैव आल्सो फॉलन ओवर देयर।
तो वो टेम्पटेशन उसके जीवन में क्यों आया और मेरे जीवन में क्यों नहीं आया? उसने जो हनी ट्रैप किया तो हमारे दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी समान थे, तो शायद ये पूर्व जन्म का कुछ कर्म था जिसके कारण वो टेम्पटेशन उसके जीवन में आ गया। ऑफ कोर्स इस जीवन का भी कर्म था जिसके कारण उसने वो टेम्पटेशन को स्वीकार कर लिया। और फॉर अ पर्सन टू हैव रोमांटिक इंटरेस्ट इज नॉट रॉन्ग, वो पर फॉर अ पर्सन टू स्पिल मिलिट्री सीक्रेट्स, वो बताना वो तो ज़रूर गलत है। तो जो कैसे कर्म करता है वो थोड़ा गहन है समझना, बट बेसिकली ऐसे हो सकता है कि किसी के पूर्व जन्म का जो कर्म है कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के कारण उसका शायद अभी परिस्थिति अच्छा है, पर नेगेटिव के कारण उसकी प्रवृत्ति बुरी है, या उल्टा हो सकता है। Does answer your question? एक और चीज़ मुझे इसमें लगता है कि जो एसोसिएशन है बहुत डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किसी को मोल्ड करने के लिए एसोसिएशन। डेफिनेटली, बट कैसे है कि कई बार ये कुछ हद तक अपब्रिंगिंग, अभी अजामिल के अपब्रिंगिंग में क्या कमी थी? अभी कई बार ऐसे होता है कि अपब्रिंगिंग अच्छा भी होता है। अकॉर्डिंग सम सोशियोलॉजिकल सर्वेज, द बेटर योर अपब्रिंगिंग द ग्रेटर इज योर डेंजर। वो इट्स नॉट एंटायरली ट्रू, बट वो कैसे, आई एग्री विथ सम एक्सटेंट। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को इतना सेफ रखते हैं कि ये जगत कितना डेंजर है उनको पता ही नहीं चलता है, और फिर जब उनके जीवन में टेम्पटेशन आ जाता है तो पूरा वो पैरालाइज हो जाते हैं। जो ऋषि, हमारे शास्त्र में ऋषिशृंग की कहानी है, उसके पिता उसको कुछ इस जगत में टेम्पटेशन उसके कुछ बताते ही नहीं है, तो जब उसके पास वो परिस्थिति आ जाती है पूरा भ्रमित हो जाता है। तो ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन चाहिए, बट देयर इज टू थिंग्स, देयर इज द लव दैट गार्ड्स एंड द लव दैट गाइड्स। कि एक है गार्ड, मतलब इस दुनिया के टेम्पटेशन से मैं तुमको बचा के रखूंगा, दैट इज लव दैट गार्ड्स, बट देयर इज ऑल्सो द लव दैट गाइड्स। कब तक हम गार्ड करने वाले किसी को? एक तरह से टेम्पटेशन जो जगत में है उसको उसके बारे में बताना ज़रूरी है, और वो उससे क्या परिणाम होता है, उससे कैसे बचना है, क्या करना है। वह तो खास करके जो भारतीय पेरेंट्स अमेरिका में जाते हैं ना, तो अमेरिका में बहुत फ्री सेक्स जैसे कल्चर है, तो जनरली पेरेंट्स इन इंडिया विल नेवर टॉक अबाउट सेक्स विद देयर चिल्ड्रन। बट पाश्चात्य देशों में क्या है, अगर पेरेंट्स बात नहीं करेंगे तो उनके पीयर्स उनको बताने वाले हैं, ये सेक्स एजुकेशन स्कूल में होता है, ये होता है, वो होता है। आई सीन मैनी पेरेंट्स, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फैमिलीज, they talk with me, when should we talk about this? Our parents never talked about this with us, but if they don't talk, it's a big problem. So there's a love that guards and the love that guides. तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करना है ये आसान नहीं है समझना, पर अगर आप जो बोल रहे हैं अगर एसोसिएशन अच्छा होगा, मतलब एसोसिएशन मतलब देयर नो बैड इन्फ्लुएंसेस, बट देयर इज अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ बैड इन्फ्लुएंसेस, तो फिर उससे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की